हेलो फाइटर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर के बारे में। तो चैप्टर नंबर 3 है एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का, सेविंग एन ओल्ड बिल्डिंग। जसप्रीत और हरप्रीत जो है अपनी गली में क्रिकेट खेल रहे थे, तब इन्होंने नोटिस किया कि एक घर जिसको वो लोग बहुत पुराना है और उसको हॉन्टेड हाउस कहते हैं, लोग उसको देख रहे हैं, उसको एडमायर कर रहे हैं। उनमें से एक आदमी ने कहा कि इसके आर्किटेक्चर को देखो। दूसरी औरत ने कहा कि जिसमें वुड कार्विंग्स है, क्या उनको ध्यान दिया। फिर एक ने कहा कि हम मिनिस्टर से ज़रूर बात करेंगे कि इस ब्यूटीफुल हाउस को प्रिजर्व करने के लिए जो भी रिपेयरिंग वगैरह है उनका अरेंजमेंट जल्दी से जल्दी करें। तो आते हैं स्टोरी ऑफ हड़प्पा के ऊपर। करीब 150 ईयर्स एगो जब रेलवे लाइंस जो है बिछाना शुरू हुई थी और पहली बार ये पंजाब में स्टार्ट हुई थी, तो जो इंजीनियर्स हैं उनको एक साइट मिली थी हड़प्पा में, जो कि प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। उनके लिए ये केवल एक माउंट था जो कि बहुत ही जहाँ से बहुत रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स जो है वो मिल रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ से थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स जो है वो निकाल ली उनकी दीवारों से, ओल्ड बिल्डिंग वाली, और वो रेलवे लाइन में ला के लगाने लगे हैं। और इस तरह से काफ़ी सारी बिल्डिंग्स जो थी वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। फिर करीब 8 साल बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने जब इस साइट को ढूंढा, पता करा, तब उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही ओल्डेस्ट सिटी है सब कॉन्टिनेंट की। क्योंकि ये जो पहले सिटी है, जो फर्स्ट सिटी थी जो डिस्कवर की गई थी, और जितनी भी साइट्स थी उस तरह के सिमिलर बिल्डिंग्स में वो पाई गई थी कहाँ पे, उनको डिस्क्राइब किया गया है हड़प्पन के जैसे, जो कि डेवलप हुई थी करीब 4700 ईयर्स एगो। बढ़ते हैं आगे। ऐसा क्या स्पेशल था इस सिटीज़ में, पहले ये भी जान लेते हैं। काफ़ी सारी सिटी जो थी वो दो या फिर दो से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइडेड थी। हालांकि जो यूजुअली जो वेस्टर्न पार्ट होता था वो स्मॉलर होता था और हाई होता था, जिसको आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्क्राइब किया है सिटाडेल के जैसे। उसको सिटाडेल नाम दिया गया। और जनरली जो ईस्ट का पार्ट था वो लार्जर था लेकिन लोअर था, और उसको नाम दिया गया लोअर टाउन। काफ़ी बार क्या, हमें जो ये जो पूरा एरिया था ये चारों तरफ से बेक्ड ब्रिक्स से, ब्रिक की दीवारों से घिरा हुआ था। ये जो ब्रिक्स थी बहुत ही अच्छी बेक की गई थी, ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक चलती ही रही। और इन ब्रिक्स को एक इंटरलॉक पैटर्न में बनाया गया जिससे कि और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। उस सेम सिटी में एक स्पेशल बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्ट मिली है उसके सिटाडेल में, फॉर एग्जांपल जैसे मोहनजोदारो में दिखाया गया है कि एक स्पेशल टैंक मिला है जिसको आर्कियोलॉजिस्ट ने ग्रेट बाथ का नाम दिया है, जो कि इस एरिया में लगाई गई है। जिनमें ब्रिक्स जो हैं वो लाइन से लगाई गई हैं, उनको कोट किया गया है प्लास्टर से, फिर उसके ऊपर वाटर टाइट करने के लिए नेचुरल टार लगाया गया है। स्टेप्स लीड करते हैं नीचे जाने के लिए। ऐसा माना जाता है कि किसी स्पेशल ओकेजन के लिए यूज़ किया जाता होगा। इसमें लोग जाके बस डिप लेते होंगे और यूज़ के बाद पानी को बाहर निकाल दिया जाता होगा। कुछ अदर सिटीज़ जैसे कि आपकी कालीबंगन, लोथल हो गई, यहाँ पे फायर अल्टर्स देखने को मिले हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सेक्रीफाइसेस जो हैं परफॉर्म करी जाती थी। और कुछ सिटीज़ जैसे कि मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और लोथल जो हैं, इनमें भी स्टोर हाउसेस जो हैं वो मिले हैं हमें। जनरली जो हाउसेस थे वो या तो 1 स्टोरी या फिर 2 स्टोरी हुआ करते थे, और रूम्स जो है एक कंट्री आर्ट के साथ में बना हुआ होता था। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द हाउसेस थे उनके पास अपना सेपरेट बेथिंग एरिया भी हुआ करता था, और कुछ के पास तो वेल्स भी थे वाटर सप्लाई के लिए। काफ़ी सारे सिटीज़ जो थी इन सिटीज़ में जो ड्रेन्स थे वो कवर्ड थे, एकदम स्ट्रेट लाइन में रखा गया था। इसको हम देख तो नहीं सकते, लेकिन जो ड्रेनेज एरिया था उसमें बहुत ही एक जेंटल सा स्लोप दिया हुआ था जिससे कि वाटर फ्लो बहुत ही ईजिली से हो जाए। ऐसा काफ़ी बार होता था कि जो ड्रेन्स होते थे वो हाउसेस से निकलते थे और स्ट्रीट में आके कनेक्ट होते थे, फिर स्मॉलर ड्रेन से डायरेक्टली बिगर वन में जाके ड्रेन आउट होते थे। जैसे जो ड्रेनेज थे वो पूरे कवर्स थे, लेकिन इनमें इंस्पेक्शन होल्स बनाए गए थे जिससे कि क्लीनिंग का काम भी किया जा सके एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद। हाउसेस, ड्रेन्स और स्ट्रीट्स, ये तीनों ही ऐसा माना जाता है कि बहुत ही प्लान तरीके से बनाई गई होंगी सेम टाइम में। आगे बढ़ते हैं, सिटी लाइफ के बारे में जानते हैं। जो हड़प्पा था वो बहुत ही बिजी हड़प्पन जो है बहुत ही बिजी प्लेस हुआ करता था, और ऐसा माना जाता था जिन लोगों ने इसको प्लान किया है बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में, वो सिटी में रहा करते थे।
वो प्रॉब्ली रूलर्स होते होंगे, क्योंकि जो रूलर्स हैं वो अपने लोगों को बहुत ही डिस्टेंस तक भेजते थे दूसरे एरिया में, जिससे कि वो मेटल, प्रेसियस स्टोन और बाकी की चीज़ें भी ला सकें जो भी उनको चाहिए। वो कई बार होता था कि वो अपने पास कुछ वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स रख लेते थे, जैसे कि ऑर्नामेंट्स हो गए गोल्ड और सिल्वर के, या फिर कोई ब्यूटीफुल बीड हो गया जो वो अपने साथ लाते थे, उनको रख लेते थे। कुछ स्क्राइब्स भी होते थे। अब स्क्राइब्स वो लोग होते थे जिनको पता था कैसे लिखा और पढ़ा जाता है, जो कि हेल्प करते थे सील्स को प्रिपेयर करने में। और कुछ ऐसे मटेरियल्स भी लिखे हुए होंगे जो कि अब सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। इन सब के अलावा जो मेन और वीमेन जो क्राफ्ट पर्सन्स थे, वो काफ़ी सारी चीज़ों को बनाया करते थे, चाहे वो अपने खुद के घर के लिए हो या फिर किसी स्पेशल वर्कशॉप, मतलब चाहे वो अपने घर में बनाए, चाहे कुछ स्पेशल वर्कशॉप्स में बनाए। इंसान जो है काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस भी कवर करता था कुछ रॉ मटेरियल्स लाने के लिए, जैसे कि और उस टाइम पे काफ़ी सारे टेराकोटा टॉयज़ भी देखने को मिले हैं, जिससे कि मे भी बच्चे खेला करते होंगे। आगे बढ़ते हैं। न्यू क्राफ्ट्स इन दी सिटी। कुछ ऑब्जेक्ट्स जो कि हड़प्पन सिटीज़ में पाए गए हैं उनके बारे में देखते हैं। ज़्यादातर जो चीज़ें वो पाई गई हैं आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, वो या तो कॉपर की बनी है, या तो ब्रोंज की बनी, या तो सिल्वर या फिर गोल्ड की बनी हुई हैं। कॉपर और ब्रोंज जो है वो यूज़ किया गया है टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स और वेसल्स बनाने के लिए। वहीं गोल्ड और सिल्वर का यूज़ किया गया है ऑर्नामेंट और वेसल्स बनाने के लिए। जो हड़प्पन ने कुछ सील्स भी बनाई हैं स्टोन्स के थ्रू। जनरली ये रेक्टेंगुलर शेप की होती थी और यूजुअली इसमें एनिमल कार्व्ड होता था। और हड़प्पन्स ने बहुत ही ब्यूटीफुल पॉट्स भी बनाए थे ब्लैक डिज़ाइन से, जिनको हम अभी आगे देखेंगे। कॉटन जो है ऐसा माना जाता है कि प्रॉब्ली 7000 ईयर्स पहले मेहरगढ़ में उगाया जाता होगा। जो एक्चुअल पीस है क्लोथ का वो पाया गया है, वो जो है सिल्वर लिड से पाया गया हुआ है इसमें, कि सिल्वर वेस्ट जो है वो ऑलरेडी उसमें अटैच्ड है। आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ स्पिंडल वूल्स भी मिले हैं जो कि बने हुए हैं टेराकोटा और फैंसे के, जिनको स्पिन थ्रेडिंग के लिए यूज़ किया जाता होगा। अब फैंसे के बारे में जान लेते, ये होता क्या है। किसी स्टोन या फिर शेल की तरह इनको नेचुरली नहीं पाया जाता है। फैंसे एक तरह का मटेरियल है जिसको आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाता है। गम यूज़ किया जाता है, सैंड या फिर पाउडर्ड क्वार्ट्ज को मिला के एक ऑब्जेक्ट तैयार किया जाता है। ऑब्जेक्ट्स जो है उसके बाद बहुत ही ग्लेज्ड और इसके फलस्वरूप बहुत ही शाइनी और क्लासी सरफेस का होता है। जो कलर होता था इस ग्लेज का वो यूजुअली ब्लू या फिर सी ग्रीन होता था। फियांसे को यूज़ करके बीड्स, बैंगल्स, ईयरिंग्स और टाइनी वेसल्स भी बनाए जाते थे। अब आते हैं वापस से यहाँ पे, हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं इस जगह से। मैनी ऑफ काफ़ी सारी थिंग्स जो हैं कि जो बनाए गए वो मतलब जो प्रोड्यूस की जाती थी जनरली वो किसी स्पेशलिस्ट के द्वारा बनाई जाती होंगी। स्पेशलिस्ट जो है वो पर्सन होता है जो किसी एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए ट्रेन किया जाता है। एग्जांपल दिया गया है इसमें, अगर कटिंग स्टोन या फिर पॉलिशिंग बीड्स की बात करें या फिर कार्विंग सील्स की बात करें, तो कोई स्पेशल पर्सन ही है जो इन सबको करता होगा। एक इंसान 10 काम नहीं कर सकता और हर एक इंसान स्पेशलिस्ट नहीं बन सकता है। हालांकि हमें इस बात का कंफर्म नहीं है कि क्या मेन ही केवल स्पेशलिस्ट होते थे कि वीमेन भी स्पेशलिस्ट होते थे। चलिए, बट ऐसा है कि शायद मेन और वीमेन दोनों अपने अपने काम में स्पेशलिस्ट होते होंगे। इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स होता क्या, पहले ये जान लेते हैं। रॉ मटेरियल्स जो होते हैं वो सब्सटेंस होते हैं जिनको या तो आप नेचुरली फाउंड करो या फिर प्रोड्यूस किए जाए फार्मर्स और हर्डर्स के द्वारा, और फिर इनका यूज़ करके हम फिनिश्ड गुड को प्रोड्यूस कर सकें। एग्जाम्पल दिया हुआ है कॉटन का, जो कि प्रोड्यूस किया जाता था फार्मर्स के द्वारा, एक रॉ मटेरियल है जिसको हम प्रोसेस करके क्लोथ बनाते हैं। और हमें कुछ रॉ मटेरियल्स भी मिले हैं हड़प्पन में जिनका यूज़ करके जो लोकली अवेलेबल भी था, जैसे कि कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस स्टोन, इन सब का यूज़ करके भी बनाया गया है। हड़प्पन जो प्रॉब्ली हैं उनको कॉपर जो है वो प्रेजेंटली राजस्थान से मिलता होगा या फिर ओमान से भी मिल जाता होगा, वेस्ट एशिया से। टिन जो है वो मिक्स होता था कॉपर के साथ, जिससे कि ब्रॉन्ज़ जो है वो मिल सके। इसी तरह से जो और मे भी ये कहाँ से लाते होंगे, अफ़गानिस्तान से या फिर ईरान से। गोल्ड जो है वो प्रेजेंटली कर्नाटका से मिल जाता होगा और जो प्रेशियस स्टोन है वो गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से लाए जाते होंगे। अब है फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़ के बारे में।
काफ़ी सारे लोग जो सिटी में रहते थे उनकी जो और वो लोग जो कंट्री साइड के अलग में रहते थे उनकी डिफरेंट चीज़ें थी। वो काफ़ी सारे क्रॉप्स उगाते थे, एनिमल्स को रियर करते थे। ये जो फार्मर्स और हर्डर्स हैं ये फूड को सप्लाई करते थे क्राफ्ट पर्सन को, स्क्राइब्स को और रूलर्स को, जो कि सिटी में रहा करते थे। हमें पता है कि जो भी रिमेन्स हैं प्लांट्स के हड़प्पन साइट्स में जो मिले थे उनमें कौन कौन है, वीट, बार्ले, पल्सेस, पीज, राइस, सीसम, लिंसीड और मस्टर्ड। एक नया टूल इसका नाम था प्लॉग, वो भी यूज़ किया जाने लगा मिट्टी को खोदने के लिए, जिससे कि क्या हो, जो सॉइल है उसमें उसको और ज़्यादा फर्टाइल बनाया जा सके, उसमें शीड्स को प्लांट किया जा सके। हालांकि जो रियल प्लॉट था जो कि ब्लॉक था जो कि लकड़ी का बना हुआ था वो अब सर्वाइव नहीं कर पा रहा था। जो टॉय मेडल्स थे जो पाए गए हैं उसके, हालांकि जो ये रीज़न है इसमें हैवी रेनफॉल नहीं होती थी, इसीलिए इसमें इरिगेशन का यूज़ किया जाता था। इसका मतलब ये है कि पानी को स्टोर किया जाता था और फिर फील्ड्स में सप्लाई किया जाता था जब भी प्लांट से ग्रो करने का टाइम आता था तब। हर्पस जो है कैटल को रियर करते थे, शीप को रियर करते थे, गोट और बफेलो को भी रियर करते थे। वाटर और पास्टर जो है वो अवेलेबल थे इन सेटलमेंट्स के अराउंड में। हालांकि जो ड्राई समर मंथ था जहाँ पे लार्ज हर्ड्स ऑफ एनिमल्स होते थे वो प्रोबेबली किसी ग्रेट डिस्टेंस पे ले जाया जाता होगा उनको, जिससे कि वो ग्रास और वाटर को यूज़ कर सकें। वो कुछ फ्रूट्स को भी कलेक्ट करते थे, जैसे कि बेर हो गया, मछलियाँ पकड़ते थे, एनिमल्स को हंट करते थे जैसे कि एंटेलोप। अब है एक क्लोजर लुक हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात के बारे में। जो सिटी है धोलावीरा की, वो लोकेटेड है खादिर बेत में, जो कि रन ऑफ कच्छ में है, जहाँ पे फ्रेश वाटर और फर्टाइल सॉइल भी मिली है। हड़प्पन सिटीज़ में की तरह ही नहीं, मतलब हड़प्पन सिटीज़ की तरह पे केवल 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, लेकिन जो धोलावीरा है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है और इसके चारों ओर एक मैसिव स्टोन वॉल्स भी बनाई गई हैं। एंट्रेंस जो है वो गेटवे के थ्रू था और एक लार्ज ओपन एरिया भी रखा गया है सेटलमेंट में, जहाँ पे पब्लिक सेरेमनीज़ जो हैं वो हेल्ड की जाती होंगी। कुछ अदर फाइंड्स भी मिली, जैसे कि लार्ज लेटर ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट मिली जिनमें कि कार्ड आउट है वाइट स्टोन पे और शायद इनलेड है वुड पे। ये यूनिक इसलिए क्योंकि अभी तक जितनी जो भी फाइंडिंग्स मिली हैं हड़प्पन की वो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स जैसे कि सील्स पे मिली हैं, और ये पहला है जो हमें किसी बड़े पे मिला हुआ है। जो लोथल की सिटी है वो स्टूट करती थी कहाँ पे, ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती गुजरात में। ये क्लोज है गल्फ ऑफ खम्बात के। ये सिचुएटेड है नियर एरिया जहाँ पे रॉ मटेरियल जैसे कि आपका सेमी प्रेशियस स्टोन ईजिली अवेलेबल हो जाए, इसीलिए एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था ऑब्जेक्ट्स मेकिंग के लिए, जो कि स्टोन से बनाए जाते हों, सेल से बनाए जाते हों या फिर मेटल से बनाए जाते हों। वहाँ पे एक स्टोर हाउस भी था उस सिटी में, काफ़ी सारे सील्स और सीलिंग्स जो हैं वो पाई गई हैं इस स्टोर हाउस में। ये डॉकयार्ड यहाँ पर दिखाया गया लोथल में, जो कि एक ह्यूज टैंक था। यहाँ पे डॉकयार्ड रखा जाता था जहाँ से बोट्स या फिर शिप्स आती थी सी के थ्रू और जाती थी रिवर चाल के थ्रू। गुड्स जो है प्रॉब्ली यहाँ से लोड और अनलोड किए जाते होंगे। एक बिल्डिंग भी पाई गई जिसको प्रॉब्ली वर्कशॉप या फिर वर्कशॉप मान सकते हैं बीड मेकिंग के लिए, प्रेशियस स्टोन्स के लिए, हाफ मेड बीड्स, टूल्स और बीड मेकिंग या फिर फिनिश्ड बीड्स, ये सब चीज़ें भी मिली हुई हैं। अब देखते हैं सील्स और सीलिंग्स के बारे में। सील्स जो है वो एक तरह से स्टैम्प हैं जो कि किसी बैग या फिर पैकेट के ऊपर जिसमें सामान रखा हो उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस लाने ले जाने में यूज़ की जाती हैं। जब बैग को क्लोज कर दिया जाता था फिर टाई कर दिया जाता था तो उसके ऊपर एक लेयर लगाई जाती थी वेट क्ले की। उसके बाद उसमें एक सील जो है वो प्रेस कर दी जाती थी। ये इम्प्रेशन जो है इसी को हम सीलिंग नाम से जानते हैं। अगर ये सीलिंग इंटैक्ट है तो इसका मतलब ये है कि जो गुड है वो बहुत ही सेफली अराइव हो चुका है। अब देखते हैं द मिस्ट्री ऑफ द एंड की मिस्ट्री क्या है। करीब 3900 ईयर्स अगो हमने देखा कि जो भी बिगनिंग्स थी मेजर चेंजेस की वो होना शुरू हो गई थी। इंसानों ने जीना छोड़ दिया था किसी पर्टिकुलर सिटी में। राइटिंग सील्स और जो वेट थे वो अब यूज़ में नहीं आ रहे थे। जो रॉ मटेरियल्स जो कि काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस से लाया जा रहा था वो बहुत ही रेयर हो गया था। मोहनजोदारो में हमने पाया कि जो कुछ गार्बेज पाइल्ड ऑफ है स्ट्रीट में, जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी ब्रोक डाउन हो चुका है। नए और लेस इम्प्रेसिव हाउसेस जो हैं बिल्ड किए जाने लगे हैं। और आखिर ये सब हुआ क्यों हड़प्पन के साथ, ये भी देखते हैं। हम श्योर नहीं कि आखिर क्या रीज़न रहा होगा, लेकिन कुछ स्कॉलर जो हैं उनका कहना है कि मे बी रिवर्स जो है ड्राई अप हो गई होंगी, कुछ का कहना है कि डिफॉरेस्टेशन हो गया होगा, कुछ का मानना है कि वहाँ पे फ्यूल जो है ख़त्म हो गया होगा, क्योंकि ब्रेक को पकाने के लिए फ्यूल चाहिए और कॉपर को स्मेल्ट करने के लिए चाहिए सबके लिए। और कुछ का मानना है कि काफ़ी सारे कैटल्स हो गए, शीप हो गए थे, गोट्स हो गए थे जिन्होंने पूरा ग्रेज करके पूरा ग्रीन कवर ही ख़त्म कर दिया होगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि वहाँ फ्लड आया हो गया होगा। इन सब जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं ये सब एक
एक आइडिया दिया गया, इनमें से कुछ भी है या नहीं है हम कंफर्म नहीं हैं। अब और ऐसा भी माना जाता है कि ऐसा भी हो सकता है कि जो रूलर है उसने अपना कंट्रोल जो है वो खो दिया हो। इस केस में क्या होगा, जो भी चेंजेस आने होंगे बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि आपका जो साइड्स है सिंध में और जो वेस्ट पंजाब में वो अपेंडेंड कर दी गई थी। हालांकि जो काफ़ी सारे जो लोग थे उनको नई जगह पे किसी स्मॉलर सेटलमेंट में जाना पड़ा था ईस्ट एंड साउथ में। फिर इसके बाद करीब 1400 साल पहले नई सिटीज़ जो हैं वो इमर्ज होने शुरू हुई। इनके बारे में आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद देखते हैं एल्सवियर में। हम इजिप्ट के बारे में जानते हैं। हम इजिप्ट का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो डिज़र्ट है, एक्सेप्ट वो एरिया जहाँ पे जो नाइल रिवर के अलॉन्ग साइड जाती है। करीब 5000 साल पहले किंग जो है इजिप्ट पे रूल किया करते थे, और ये जो किंग्स हैं वो आर्मीज़ को मेंटेन करते थे और उनको भेजते थे कि वो ग्रेट डिस्टेंस पे जाएं और गोल्ड, सिल्वर, आइवरी, टिम्बर, प्रीशियस स्टोन इन सबको लेके आएँ। वो बहुत ही ह्यूज टॉम्ब्स भी बनाते थे जिनको हम पिरामिड्स के नाम से जानते हैं। जब उनकी मृत्यु होती थी तो उनकी बॉडीज़ को प्रिजर्व करके रखा जाता था इन्हीं पिरामिड्स में। इनको बहुत ही केयरफुली प्रिजर्व किया जाता था, जिनको हम ममीज़ कहते हैं इनकी बॉडीज़ को। लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी पाए गए हैं इन बरीड के साथ, जिसमें फूड, ड्रिंक्स, क्लोथ, ऑर्नामेंट्स, यूटेंसिल्स, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट ये सब पाए गए हैं। वेपन और एनिमल्स, इवन काफ़ी बार तो जो सर्विंग मैन और वीमेन हैं उनको भी बरीड कर दिया गया है रूलर के साथ ही साथ। आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस के बारे में है। संस्कृत जो है एक तरह का पार्ट है फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस में, जिनको हम इंडो यूरोपियन कहते हैं। कुछ इंडियन लैंग्वेजेस जैसे कि असमीज़, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, ये सब एशियन लैंग्वेज हैं, जैसे कि सच एज पर्सियन। और काफ़ी सारी यूरोपियन लैंग्वेज जैसे कि इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश, ये सब इसी फैमिली में आती हैं, मतलब इंडो यूरोपियन में आती हैं। इस फैमिली को इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से ही कॉमन चीज़ें ओरिजिनेट होती हैं। फॉर एग्जांपल मात्र होता है संस्कृत, इसी को हिंदी में माँ कहते हैं और इंग्लिश में मदर कहते हैं। अदर लैंग्वेज भी हैं जिनको यूज़ किया गया था अलग अलग सब कॉन्टिनेंट्स में, उनकी फैमिलीज डिफरेंट हैं। फॉर एग्जांपल जो नॉर्थ ईस्ट जो कि बिलोंग करता है इंडो तिब्बतन फैमिली से, इसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम ये सब बिलोंग करती हैं द्राविड़ा फैमिली से। और वो लैंग्वेज जो झारखंड और कुछ सेंट्रल इंडिया के पार्ट्स में बोली जाती हैं वो बिलोंग करती हैं एस्ट्रो एशियाटिक फैमिली से। ओके, जो बुक हम यूज़ करते हैं रिटर्न में प्रिंटेड होती हैं। जो ऋग्वेद है वो रिसाइट किया जाता था और सुना जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। ये करीब सेंचुरीज पहले लिखा गया था, कंपोज किया गया था और प्रिंट हुए करीब 200 सालों के बाद। हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेदा कैसे पढ़ते थे ये भी जान लेते हैं। हिस्टोरियंस जैसे कि आर्कियोलॉजिस्ट हो गए हैं, उन्होंने पता किया है फाइंड पास्ट के बारे में, और उसके साथ साथ कुछ मटेरियल रिमेन्स भी मिले हैं जिनको एग्जामाइन करके रिटर्न सोर्स भी साथ में मिले हुए हैं। अब देखते हैं ऋग्वेदा के बारे में। कुछ हाइम्स जो है ऋग्वेदा की वो कुछ डायलॉग्स के फॉर्म में है। ये जो पार्ट है हाइम्स का, एक डायलॉग है बिटवीन किसके, विश्वामित्र और दो नदियों के बारे में। नदियाँ कौन सी हैं, ब्यास और सतलज, जो कि वर्शिप करती हैं उनको गॉड के जैसे। देखते हैं विश्वामित्र और रिवर की कहानी। विश्वामित्र कहते हैं ओ रिवर थोड़ा सा नीचे हो जाओ, माउंटेन के जैसे आप खड़े हो। दो स्विफ्ट घोड़े और दो शाइनिंग काउस के जैसे जो अपने काउस को लिक कर रही हैं उनके जैसे आप नीचे हो जाओ। जिससे हो गया मैं अपने चैरियट्स को सी के थ्रू मूव करा सकूं, और जिसका जो इंद्र के पावर के थ्रू चलती हैं। आप जो पूरे वाटर से फुल हो और यूनाइट कर रहे हो, कर रखे हो एक दूसरे को, हर चीज़ों को। तो इस पे रिवर ने कहा है हम जो कि फुल ऑफ वाटर से हैं अपना पाथ वहीं बनाते हैं जो कि गॉड ने हमारे लिए बनाया है। हम एक बार फ्लो होना शुरू होते हैं तो हमें रोका नहीं जा सकता है। आप हमसे प्रेयर क्यों कर रहे हो ओ सेज। इस पर विश्वामित्र ने कहा था ओ सिस्टर प्लीज़ मेरी बात सुनो आप। ये सिंगर जो बहुत ही दूर से आया है अपने चैरियट के साथ और कार्ट्स के साथ, अपने जो वाटर है उसको इतना ऊपर ना आने दो कि इतना ही ऊपर रखो कि जो भी हमारा एक्सल्स है वो आसानी से और सेफली से क्रॉस हो जाए। तो इस पर रिवर कहती है हम आपके प्रेयर को सुनते हैं और हम आपको सेफली क्रॉस करने दे रहे हैं। हिस्टोरियंस ने पॉइंट आउट किया कुछ हाइम्स जो कंपोज किए गए थे इस एरिया में जहाँ पे ये जो रिवर्स हैं फ्लो हो रही हैं। उन्होंने ये भी सजेस्ट किया है कि जो सेज है वो सोसाइटी में जहाँ पे काउस और हॉर्सेस को बहुत ही वैल्यूड एनिमल रखा गया है, और इसीलिए रिवर को कंपेयर किया गया है हॉर्स और काउ से।
और बाकी की रिवर्स भी स्पेशल थी, जैसे कि इंडस हो गया, उसकी ट्रिब्यूटरीज हो गई, और सरस्वती, आई एम सॉरी, जिनका नाम हाइम्स में आया है। वहीं जो गंगा और यमुना है, इनका नाम केवल एक बार ही डिस्क्राइब किया गया है। कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स के बारे में देखते हैं। काफ़ी सारी प्रेयर्स है ऋग्वेदा की कैटल्स के लिए, चिल्ड्रंस के लिए और हॉर्सेस के लिए। हॉर्सेस जो है एक तरह से योग थे चैरियट्स के, जो कि यूज़ किए जाते थे बैटल्स में, और जो कि मतलब फाइटिंग जो कि वॉर के टाइम पे उनको कैप्चर भी किया जाता था। बैटल्स जो हैं वो लैंड के लिए लड़े जाते थे, या फिर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पास्चर होता था, या फिर यहाँ पे हार्डी क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, जो कि बहुत जल्दी ग्राइपन होती हैं, जैसे कि आपका बार्ले। रियली सॉरी। कुछ बैटल्स जो हैं वो पाने के लिए भी लड़ी जाती थी और लोगों को पकड़ने के लिए भी। और जो भी वेल्थ इनमें इन युद्ध में मतलब आती थी, वो कुछ लीडर्स ही अपने पास रख लेते थे, कुछ दी जाती थी प्रीस्ट को, और जो बाकी बचा हुआ अमाउंट था वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था। कुछ जो वेल्थ थी उसको यूज़ किया जाता था याजनास के जैसे, या फिर सेक्रीफाइस के जैसे, जो कि ऑफ़र किए जाते थे फायर को, जो कि भगवान और मतलब देवी देवताओं के लिए थे। ऑफरिंग जो है इनमें घी, ग्रेन, या फिर कुछ केसेस में एनिमल्स भी इंक्लूड थे। ज़्यादातर जो मैन है वो इन वॉर में पार्ट लेते थे। यहाँ पे किसी तरह की रेगुलर आर्मी नहीं थी, लेकिन असेंबलीज होती थी जब भी लोगों को ज़रूरत होती थी वॉर के मैटर में कि कैसे पीस बनानी है। वो अपना लीडर भी चूज़ करते थे, काफ़ी बार ब्रेव और स्किलफुल वॉरियर होते थे वो। वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल, काफ़ी तरह से लोगों ने इंसानों को डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले बात की है लैंग्वेज की, और वो प्लेस जहाँ से वो बिलोंग करते थे, उनकी फैमिली, उनकी कम्युनिटी, उनका कल्चर, जो प्रैक्टिस करते थे। अब चलिए देखते हैं हम जो ऋग्वेद में बताया गया है उसके हिसाब से। 2 ग्रुप्स को बताया गया है, जिनमें जो उनके वर्क में जो प्रीस्ट, जो कि समटाइम इनको ब्राह्मणास भी कहा जाता था, ब्राह्मण सॉरी, जो कि वेरियस रिचुअल्स को परफॉर्म करते थे, और दूसरे थे राजा। ये जो राजा थे ये उन राजा के जैसे जो हमने अभी तक पढ़ा है, इनके पास किसी तरह की कैपिटल सिटी नहीं होती थी, कोई आर्मीज़ नहीं होती थी, कोई पैलेस नहीं होता था, ना ही ये टैक्सेस को कलेक्ट करते थे। जनरली जो इनके बेटे होते थे वो भी ऑटोमेटिकली सक्सीड नहीं करते थे अपने फादर को राजा बनने के लिए। 2 वर्ड जो कि डिस्क्राइब किए गए हैं पीपल या फिर किसी कम्युनिटी के लिए, वो हैं, उनमें से एक वर्ड है जना, जिनको अभी भी हम हिंदी में यूज़ करते हैं और बाकी भी अदर लैंग्वेज में, और दूसरा वर्ड है वैश्य। ये जो वर्ड वैश्य है ये विश से ही निकल के आया है, जिसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। काफ़ी सारे विश और जना जो है मेंशन किया गया है उनके नाम से ही, जैसे कि पुरु जना या फिर विश, भारता जना या फिर विश, यदु जना या फिर विश, और ऐसे बहुत सारे। काफ़ी बार ऐसा होता था, वो लोग जो हाइम्स को जो कंपोज करते थे उन वो खुद को आर्यंस या कहते थे, और अपने ओपोनेंट्स को दासास या फिर दासियोस। ये लोग जो है किसी तरह के सेक्रीफाइस को परफॉर्म नहीं करते थे, और प्रॉब्ली डिफरेंट लैंग्वेज को बोलते थे। लेटर जो टर्म है वो दासा, और इसका हिंदी में हिंदी बोल रही, फेमिनिन में दासी निकल के सामने आया। इसका मतलब होता था स्लेव। स्लेव्स जो हैं वो वीमेन और मैन दोनों हुआ करते थे, जो कि अक्सर वॉर में कैप्चर होते थे, वही होते थे दासा दासी। इनको जो भी इसका ओनर है वो अपनी प्रॉपर्टी जैसे ट्रीट करता था, और उससे कुछ भी काम करवा सकता था जो भी वो चाहे। वाइल जो ऋग्वेदा है उसने जो उसको कंपोज किया गया था वो नॉर्थ वेस्ट में कंपोज किया गया, सब कॉन्टिनेंट में। ऐसा है कि ऐसा माना जाता है कि काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स थे बाकी जगह पे जो कि इसमें नहीं थे। तो आगे हम देखते हैं साइलेंट सेंटिनल्स, द स्टोरी ऑफ मेगालिथ के बारे में। कुछ स्टोन बोल्डर्स लगाए गए जिनको मेगालिथ कहते हैं। ये बहुत ही केयरफुली अरेंज किए गए हैं लोगों के द्वारा, जो कि एक बरियल साइट को मार्क करते हैं। देख लेते हैं। और ये जो मेगालिथ का इरेक्टिंग है ये करीब 3000 साल पहले स्टार्ट हुआ था, और प्रिवेलेंट रहा थ्रू आउट डेक्कन में, साउथ इंडिया में, और नॉर्थ ईस्ट में, और कश्मीर में। ये जो पिक्चर देख रहे हो यहाँ पे, ये वाली पिक्चर, ये कुछ इंपॉर्टेंट मेगालिथ्स भी हैं। कुछ मेगालिथ्स को आप सरफेस पे देख सकते हो, और कुछ मेगालिथ्स जो हैं वो बरी कर दी गई हैं अंडरग्राउंड में। काफ़ी बार ऐसा होता था, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो एक सर्कल मिलता था स्टोन बोल्डर्स का, या फिर एक सिंगल लार्ज स्टोन भी मिलता था ग्राउंड पे खड़ा हुआ। ये इंडिकेट करता था बरियल बिनेथ को। अब ये भी पढ़ लेते हैं, ये क्या चीज़ गिवन है, ये देखते हैं हम यहाँ पे।
ये एक तरह का मेगालिथ है जिसको हम सिर्स्ट के नाम से जानते हैं। कुछ सिर्स जैसे कि यहाँ पे गिवन है ये होल वाला, यहाँ पे इसको एंट्रेंस के जैसे भी यूज़ किया जाता था। वापस से आते हैं अपनी स्टोरी पे। जितने भी बरियल्स हमें मिले हैं उन्हें बहुत ही कॉमन फीचर रहा है, जनरली जो डेड पर्सन होता था उसको बरी किया जाता था बहुत ही डिस्टिंक्टिव पॉट्स में, जिनको हम ब्लैक और रेड वेयर कहते हैं। कुछ टूल्स और वेपन्स भी पाए जाते हैं आयरन्स के, और कभी कभी तो हॉर्स की स्केलेटन भी पाई जाती थी। हॉर्स इक्विप्ड होता था, एक हॉर्स इक्विपमेंट और ऑर्नामेंट्स ऑफ स्टोन और गोल्ड भी पाए गए हैं। फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस के बारे में देख लेते हैं। ब्रह्मगिरी, जहाँ पे हमें 1 स्केलेटन मिला है जो बरी किया गया है, 33 गोल्ड बीड्स, 2 स्टोन बीड्स, 4 कॉपर बैंगल्स और 1 कॉन्च सेल के साथ मतलब बरी किया गया। वहीं एक दूसरा स्केलेटन है जिसमें कुछ पॉट्स मिले हैं केवल। ऐसा इससे हमें ये पता चलता है कि उस टाइम पे भी लोगों में सोशल डिफरेंसेस जो थे पाए गए थे। कुछ रिच थे, कुछ पुअर थे, कुछ चीफ्स थे और कुछ उनके फॉलोअर्स थे। नेक्स्ट है कि कहीं कहीं पे तो हमें कुछ बरियल स्पॉट्स मिले, वो फैमिलीज़ के ही थे। मेगालिथ जो कंटेन करते हैं मोर देन 1 स्केलेटन, ऐसी इंडिकेशन भी मिली हमें। परहैप्स जो ऐसा हो सकता है कि शायद जो सेम फैमिली से अगर कोई पर्सन की डेथ होती थी तो उसको एक ही स्पेस पे बरी किया जाता था। ओके, ऐसा भी हमें देखने को मिला है। एक स्पेशल बरियल है इनाम गांव में, वो भी देख लेते हैं। इनाम गांव जो कि रिवर गोद और गोद जो ट्रिब्यूटरी है भीमा की, वहाँ पे ये ऑक्यूपाई किया गया था करीब 3600 से लेकर 27 ईयर्स अगो के बीच में। यहाँ पे जो अडल्ट हैं वो जनरली बरी किया जाते थे ग्राउंड में, लेड आउट स्ट्रेट। उनका जो सिर था वो नॉर्थ की साइड होता था। काफ़ी बार जो बरियल्स होते थे वो घर के अंदर ही होते थे। वेसल्स भी होते जिनमें खाना और पानी भी रखा होता था डेड के साथ। एक मैन मिला है जो उसको बरी किया गया है बहुत ही लार्ज और 4 लेग्ड क्ले जार में, कंट्री यार्ड में ही, जिसमें 5 रूम हाउस है। इसमें एक सेंटर सेटलमेंट भी है। जो हाउस है उसमें ग्रीनरी भी है और जो बॉडी है वो क्रॉस लेग्ड पोजीशन में है। अब है व्हाट स्केलेटन स्टडीज़ टेल अस, आखिर स्केलेटन हमें बताता क्या है। ऐसा समझ पाना कि ये जो स्केलेटन है किसी बच्चे का है क्योंकि इसमें साइज स्मॉल होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है किसी लड़के और लड़के के बोन में। तो आखिरकार हम कैसे पता करेंगे जो स्केलेटन है वो मैन का है या फिर वुमेन का है। काफ़ी बार लोग जो है ये देख के डिसाइड कर लेते थे कि स्केलेटन के साथ चीज़ें कौन कौन सी हैं। अगर ज्वेलरी है तो लड़की है, विमेन है। अगर ज्वेलरी नहीं तो लड़का है। लेकिन दिक्कत तब आ गई जब मैन ने भी ऑर्नामेंट्स पहनना शुरू कर दिए। सबसे बेटर वे था फिगर आउट करने का सेक्स स्केलेटन का, वो ये था कि उसका बोन स्ट्रक्चर देखें। जो हिप या फिर जो पेल्विक एरिया होता है विमेन का वो जनरली लार्जर होता है, जिससे कि वो चाइल्ड को बियर कर सके। इस तरह से जो डिस्टिंक्शन जो है आज के हमारे मॉडर्न स्केलेटल स्टडीज़ पे बेस्ड हैं। करीब 2000 साल पहले एक फेमस फिजिशियन जिनका नाम था चरका, उन्होंने एक बुक लिखी थी मेडिसिन के ऊपर जिसका नाम था चरक संहिता। उन्होंने उसमें बताया कि ह्यूमन बॉडी में 360 बोन्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है आज के 200 जो कि हमने रिकॉग्नाइज़ करी है मॉडर्न एनाटॉमी में। चरका जो है इस रिज़ल्ट पे ऐसे आए थे क्योंकि उन्होंने जितने टीथ, जॉइंट्स और कार्टिलेज हैं उनको भी काउंट कर लिया था, तब जाके 360 बोन्स बनी थी। ऑक्यूपेशन इनाम गाँव में देखते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारे सीड्स मिले हैं, वीट, बार्ले, राइस, पल्स, मिलेट्स, पीस और सीसम के। बोन्स भी मिले हैं एनिमल्स के, काफ़ी सारी बियरिंग कट मार्क्स भी मिले हैं जो कि शो करते हैं कि इनको खाने के जैसे यूज़ किया जाता होगा। इसके अलावा कैटल, बफेलो, गोट, शीप, डॉग, हॉर्स, ऐश, पिग, सांबर, स्पॉटेड डियर, बाकी सारे जानवर की हड्डियाँ भी मिली हैं। ये एक तरह का एविडेंट है कि जो फ्रूट्स जैसे कि बेर, आंवला, जामुन, डेट, काफ़ी सारी वैरायटीज़ जो हैं कलेक्ट की जाती थी। एल्सवेयर देख लेते हैं। चाइना को देखते हैं। करीब 3500 ईयर्स एगो हमने पहला एविडेंस देखा है जो कि रिटन है चाइना में। ये जो फाइंडिंग्स है एनिमल बोन्स पे हैं जिनको हम ओरेकल बोन्स कहते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये फ्यूचर को प्रिडिक्ट करती हैं। किंग्स जो हैं वो अपने स्क्राइब्स को बुलाते थे इन बोन्स पे क्वेश्चंस लिखने के लिए कि क्या वो बैटल को जीतेंगे, कब टाइम होगा हार्वेस्टिंग का अच्छा, और उनके बेटे कब होंगे। तो इस बोन पे क्वेश्चंस लिख के फायर में डाल दिया जाता था। अगर वो क्रैक होती थी हीट की वजह से, तब फॉर्चून टेलर जो होते थे उसको स्टडी करके, मतलब उस क्रैक को स्टडी करके बताते थे, उनके फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते थे।
और कभी कभी गलती भी होती थी, जाहिर सी बात है। किंग्स जो है वो सिटी के पैलेस में रहा करते थे। वो उनके पास काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में वेल्थ होता था, जिसमें इंक्लूडिंग लार्ज एलिब्रेटिव डेकोरेटिव ब्रोंज वेसल्स होते थे। हालांकि ये आयरन का यूज़ नहीं जानते थे। तो यहाँ पे हुआ चैप्टर ख़त्म। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।